वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग 10th क्लास का पूरक पुस्तक जो है वर्णिका, उसका पहला पाठ करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि ये एक जो है दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी है, मतलब कर्नाटक के बेंगलोर शहर में दही बेचने वाले की कहानी है और ये श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक कौन हैं और वो लेखक क्या करते हैं। ठीक, इसमें क्या कहे हैं। तो लेखक का जन्म, मतलब श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक प्रांत, कर्नाटक राज्य के कोलार नामक स्थान पर कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम ये पूछा जाता है, मारुति वेंकटेश अयंगार। मारुति वेंकटेश अयंगार था। ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में अग्रण्य माने जाते थे। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जो यहाँ पे प्रस्तुत पाठ है दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभर लिया गया है। मतलब ये कन्नड़ कहानियों का एक संग्रह है, वो क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के सांभर से लिया गया है। और इस कहानी का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया, ये याद रखिएगा। इस कहानी का हिंदी अनुवाद करने वाले थे बी.आर. नारायण। इसकी साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया। तो इनकी कहानी संकलन सन्ना कथेगुल, किनकी? बी.आर. सन्ना कथेगुल को 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया और इनका देहावसान हो चुका है। किनकी? श्रीनिवास की। आगे पाठ परिचय पे बात करते हैं। इस पाठ के बारे में थोड़ा सा व्यू पॉइंट ले लेते हैं। प्रस्तुत पाठ दही वाली मगम्मा भावना प्रधान कहानी है। आपसे पूछा जाता है ये कौन सा प्रधान कहानी है, तो भावना प्रधान कहानी है। ये याद रखें, दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? भावना प्रधान कहानी है। इसमें दो पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। एक पीढ़ी सास है और दूसरा पीढ़ी बहू है। कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर अपनी धाक कायम करती है। वही आप कह सकते हैं स्वाभिमानी है। ठीक, धाक कायम करना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना नहीं, अपमान समझती है। कहानी का आरंभ दही वाली मगम्मा के दही बेचने से होता है। तो चलिए अब हम इस कहानी के सारांश पे आते हैं। मगम्मा अबलूर के समीप, ये जगह का नाम है, कौन सा? अबलूर के समीप बैंकेटपुर में रहने वाली थी। मतलब मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? बैंकेटपुर कहाँ है? तो अबलूर शहर के निकट है थी और रोज दही बेचने बेंगलोर जाती थी। याद रखें, 3 जगह का नाम आया है, अबलूर, बैंकेटपुर और बेंगलुरु। वह आते जाते मेरे पास बैठती थी और अपनी बातें कहती थी। कौन बोल रहे हैं? ये श्रीनिवास जी बोल रहे हैं। ठीक है, एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रहस्यमयी बातें कहने लगी कि पति को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। आदमी को बस में रखने का उन्होंने 3-4 अपना अनुभव पूर्ण बातें बताया, गुर बताए। 15 दिनों बाद मगम्मा आई और रोती हुई अपना गृह कलह, मतलब घर की लड़ाई, गृह कलह तथा बेटा बहू से अलग होने का दुखद कहानी सुनाई। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर, अलग होकर अपने जोड़े हुए पैसे, मतलब जो जमा किए हुए हैं, जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर, मतलब अपने आप को सजाने पे, साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। और इसी से वह कुछ लोगों की आलोचना का पात्र, मतलब शिकायत करने लगा लोग कि देखिए बुढ़िया में फैशन चल रहा है। ठीक है, बहू की उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी, मतलब जैकेट पहन के निकलने लगी, कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। प्रत्यक्ष में अगर कहें कि उनके झगड़े का कारण क्या था? पोते की पिटाई था, परंतु मूल कारण क्या था? तो अपना अधिकार जमाना चाहता था। बहू अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी और
ये सास जो थी वो क्या, तो सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। ये आपका क्वेश्चन आता है कि झगड़े का कारण क्या था। तो अगर नॉर्मली सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि झगड़े का कारण पोते की पिटाई था, परंतु अगर थोड़ा डीपली सोचोगे तो सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। ठीक है। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग धन और प्रतिष्ठा पर आंखें उठाते हैं। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिससे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया। रंगप्पा उस गांव का बदनाम बंदा था। ठीक है। तो अब देखिए, रंगप्पा उसके पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। किसने? बहू ने। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी, जिसे माँ जी ने बड़ी कुशलता से निवारण किया। आगे है, बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। ठीक है। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। ये एक समझ लीजिए लोक युक्ति है कि दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है। किसी चीज़ की कमी का एहसास तब होता है जब वो दूर चला जाता है। मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सहोदर और बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगा। सहोदर का मतलब होता है अपनापन। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया और एक दिन सासू और बहू गोद में बच्चा के लिए झगड़ा किए। मतलब कि हम लेंगे इसको गोद, वो कह रहा है हम लेंगे, मतलब इतना प्यार बढ़ गया। ठीक है। समय बीतने पर उसने कट्टू के स्नेह का, मतलब बट्टू के स्नेह का बखान किया। बट्टू उसका क्या होगा? बेटा होगा। एक दिन दही बेचने के क्रम में नजम्मा बहू का नाम है, नजम्मा यानी बहू आई और मुझसे सारी बातें बताई। उसने परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और अपने पूर्ववत रहने लगी। पर सोचने पर यह अधिकार की खींचातानी गांव या शहर सर्वत्र एक समान है और इसके लिए प्रत्येक बुद्धिमान बहू को एक पार्ट अदा करनी चाहिए। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे तथा पति पत्नी माँ बेटे से अपना अधिकार क्या है? माँ बेटे पर अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती और बहू पति का अधिकार जमाना चाहता है। यह सारे संसार का किस्सा है। किसी की हार जीत की क्या होगी, क्योंकि पानी में घरे बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है तो ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है। बीच में बच्चे को कष्ट है। यह सिर्फ गांव में रहने वाली दही वाली मगम्मा के घर की नहीं, अब तो शहर में दही लेने वाले मगम्मा के घर की भी कहानी है। मतलब चाहे आप दही ले रहे हो या दही बेच रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सब हर घर की कहानी यही है कि बहू और सास में झगड़ा जारी है। ठीक है। इस नाटक का कोई अंत नहीं है। तो अब हम फिर मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, अगली कहानी के सारांश के साथ। गुड लक, पढ़ते रहिए।